मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप लोगों को पता है कि बहादुरगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत बुरा हाल है। कल उसकी एक वानगी आपके अगर डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से देखें तो कल झज्जर में भी देखने को मिली। पूरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट की एक स्थिति है। झज्जर में देखने को मिली जब एक कर्मचारी की तबीयत अचानक बिगड़ी और जरूरत पड़ने पर ना वहां एम्बुलेंस आ सकी, ना वहां डॉक्टर्स की मौजूदगी हुई और उनको सही समय पर सही इलाज मुहैया नहीं हुआ। इसी तरह से कुछ दिन पहले बहादुरगढ़ के अंदर भी एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे हरियाणा को शर्मसार किया। सड़क के ऊपर अगर डिलीवरी हो, सड़क के ऊपर अगर किसी महिला को बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर होना पड़े तो इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। यह अभी कुछ दिन पहले भी घटना हुई और 2021 में भी लगभग इसी तरह का वाकया बहादुरगढ़ के अंदर पहले भी हुआ है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि सरकार ना अपनी गलतियों से सीखना चाहती है, ना सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए काम करना चाहती है। पूरे इलाके में अगर देखें तो एक नेक्सस काम कर रहा है। जैसा मुझे बताया गया और हमारे वॉलंटियर्स ने इसको जाके क्रॉस चेक किया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स वो दवाइयां लिखते हैं जो प्राइवेट कंपनीज की दवाइयां हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध नहीं है, और स्पेसिफिक ब्रांड की दवाइयां लिखी जाती हैं और बाद में फिर चेक किया जाता है। डॉक्टर बुला के वापस से ये भी देखते हैं कि वही दवाई जो लिखी गई थी वही ली है या नहीं। यानी एक कमीशन का बहुत जोरदार तरीके से रैकेट चल रहा है और सरकारी अस्पतालों में जिस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। ये मूलभूत जरूरतों में आता है। पहली मूलभूत जरूरत अच्छे अस्पताल होने चाहिए, उसमें पूरी तरह से झज्जर डिस्ट्रिक्ट फेल है, बहादुरगढ़ स्पेसिफिकली पूरी तरह से फेल है। और जब स्थानीय विधायक से हमारे कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय नेताओं ने सवाल करने की कोशिश की तो स्थानीय विधायक भी कहते हैं कि उनको नहीं पता, वो डॉक्टर थोड़ी हैं कि जो ये बता पाएंगे कि इलाज कैसे होगा और कैसे सही तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि के नाते से विधायक और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के नाते से प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। साथ ही साथ दूसरी मूलभूत जरूरत जो बिजली की है, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और साथ ही सस्ती बिजली उपलब्ध कराना भी प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है ताकि वो हर नागरिक को मिल सके, वो गरीब हो या अमीर। बिजली आंदोलन इन दिनों आम आदमी पार्टी का चल रहा है, उसमें 4000 से ज्यादा गांव हम पूरे प्रदेश के अंदर कवर कर चुके हैं। लोगों के बीच में जाकर 7000 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं और झज्जर डिस्ट्रिक्ट में भी काफी बड़े स्तर पर बहुत सारे गांवों में बिजली आंदोलन चलाया गया है। सब जगह से अनुभव यही है कि बहुत बड़े बड़े बिजली के बिल लोगों के आते हैं और लोग हैरान है ये देख करके, जब हम उनके बीच में दिल्ली और पंजाब के जीरो बिजली बिल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लोग हैरान होते हैं ये देख करके कि क्या ऐसा होना भी मुमकिन है। तो पूरे प्रदेश के अंदर और झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, बहादुरगढ़ में खास तौर पर लोगों के बीच में बिजली की स्थिति को लेकर खासा रोष है, गुस्सा है और लोग इसमें आमूलचूल परिवर्तन और बदलाव चाहते हैं। इन दोनों पैमानों पर जो मूलभूत सुविधाओं के दायरे में आते हैं, सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। आपके कोई सवाल नहीं था? सर, प्रदेश भर में रोड भी टूटे हुए हैं, उनके विषय में आते हैं। देखिए, मूलभूत सुविधाओं के लिहाज से अगर देखें, मैंने 2 मूलभूत सुविधाओं का जिक्र किया क्योंकि एक के बारे में हम आंदोलन चला रहे हैं हाल फिलहाल और दूसरे अस्पतालों की स्थिति का रिसेंटली इतना बड़ा वाकया यहाँ पर हुआ। लेकिन उसके अलावा अगर देखें, पानी की सुविधा, घर घर पानी, साफ पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ गंदा पानी आता है। जहां से पानी की निकासी करनी हो, निकासी का इंतजाम नहीं है। जहां पर सड़कें अच्छी होनी चाहिए, सड़कों पर गड्ढे भरे पड़े हैं, टूटी पड़ी हैं सड़कें। युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं। और मुख्यमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले इतना अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि पेपर करवाना सरकार का काम थोड़ी है। तो खट्टर साहब युवाओं के पेपर नहीं करा सकते, खट्टर साहब क्लर्कों को 3500-400 का वेतन नहीं दे सकते, खट्टर साहब आशा वर्कर्स को पक्का नहीं कर सकते, खट्टर साहब कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दे सकते, खट्टर साहब 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते, खट्टर साहब सरपंचों को उनका अधिकार नहीं दे सकते।
खट्टर साहब किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, और सबसे बड़ी बात, खट्टर साहब ये कहते हैं कि मैं हरियाणा के लोगों को सुरक्षा भी मुहैया नहीं करा सकता। तो खट्टर साहब, जब आप कुछ करा ही नहीं सकते तो खाली बैठ के कुर्सी क्यों तोड़ रहे हो सीएम की? किसी और को मौका दीजिए, आपके रिटायर होने का समय आ गया, किसी और को मौका दीजिए। हो सकता है अगले 1 साल में थोड़ा बहुत आपसे बेहतर काम कोई और व्यक्ति कर सके, और 2024 में तो लोगों ने पहले ही कह दिया है कि आपको चादर तान के सोने के लिए भेजेंगे। 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। क्लर्कों की मांग आपने करी है, तो बीजेपी सरकार लगातार कह रही है कि ना दिल्ली में ये दे रहे हैं ना पंजाब में दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा की बात आई तो समर्थन में आके इनके पास खड़े होकर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। देखिए, मैंने डॉक्यूमेंट्स के साथ, इस पे मैं पूरी प्रेस वार्ता कर चुका हूं, चंडीगढ़ में मैंने की थी। मैंने डॉक्यूमेंट्स के साथ ये खुलासा किया था कि बीजेपी की हरियाणा सरकार सरासर झूठ बोल रही है। अब क्लर्क खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि आप हमें पंजाब और दिल्ली में जो मिल रहा है वो दे दीजिए। हरियाणा सरकार कहती है पंजाब और दिल्ली से ज्यादा दे रहे हैं हरियाणा के अंदर, तो खुश होकर दे देना चाहिए फिर उनको। जो भी सहूलियत हरियाणा के अलावा पंजाब और दिल्ली में मिल रही है क्लर्कों को, तो वो सुविधा हरियाणा में देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरासर सरकार झूठ बोलती है कि हरियाणा में बाकी राज्यों से ज्यादा सैलरी दी जाती है, क्योंकि जो पे ग्रेड 19,900 में जो सबसे निचला स्तर है, यानी सी टाइप की जो जॉब्स हैं, ग्रेड सी की जो जॉब्स हैं, उनमें जो सबसे लोएस्ट पे स्केल है 19,900, वो दे रही है हरियाणा सरकार। तो उससे नीचे का होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये पे स्केल जो है ये केंद्र सरकार से निर्धारित किए जाते हैं कि सी ग्रेड में जो पे स्केल होगा वो 19,900 सबसे निचला पायदान है। तो उससे नीचे तो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता किसी और प्रदेश सरकार का। दूसरा, पंजाब के अंदर ओपीएस लागू है, ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा भी मिलता है। मैं आह्वान करूंगा हरियाणा सरकार से कि हरियाणा में भी क्लर्कों को ओपीएस का फायदा देना शुरू करें, और बाकी कर्मचारियों को भी ओपीएस का फायदा देना शुरू करें। 25,500 के ग्रेड के साथ साथ पंजाब और दिल्ली में कई और सुविधाएं जो क्लर्कों को मिलती हैं। 3 साल का प्रोबेशन पीरियड करने के बाद रेगुलर उनको इंक्रीमेंट और उनको प्रमोशंस मिलते हैं। लेकिन हरियाणा में जब तक वो टाइपिंग टेस्ट और जब तक वो कंप्यूटर टेस्ट पास नहीं कर लेते, क्लर्कों को यही सैलरी मिलती रहेगी, चाहे वो 10 साल काम कर लें, चाहे वो 15 साल काम कर लें। हरियाणा सरकार ने अब जो कमेटी बनाने का फैसला किया है कि क्लर्कों के बारे में 3 महीने ये कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाएगी 3 महीने में। ये निर्णय आज से 40-42 दिन पहले भी मुख्यमंत्री खट्टर ले सकते थे। सरकार में कोई काम रुकता नहीं और कमेटी अपना काम करना शुरू कर देती, अब तक आधा काम हो चुका होता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार की वजह से हजारों लाखों लोगों के काम रुकवाए खट्टर साहब ने, और क्लर्कों को नाहक सड़क पर बैठना पड़ा इतने दिनों तक। अतार्किक सरकार है, लोगों से कटी हुई सरकार। एक मामला है हरियाणा में महिला कोच वाला, अनुराग डांडा पानी पीपी के पोस्टर है भूपेंद्र हुड्डा को कि इनके समर्थन में दिया है, समर्थन में दिया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया। अनुराग डांडा नहीं पहुंचे। वो लगातार मीडिया में बयान दे रही है कि वो अकेली है, इस वक्त अकेली पड़ी है, कोई नेता उसका साथ नहीं दे रहा। आप तो साथ दे रहे थे, आप फिर क्यों नहीं गए? हमने इस मामले में भी बहुत स्पष्ट तौर पे पहले ही कहा है कि आम आदमी पार्टी इस सस्पेंशन का पुरजोर विरोध करती है, और साथ ही साथ जो बीजेपी का महिला विरोधी चरित्र है वो भी इससे खुल करके सामने आ गया है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक और केंद्र तक कहीं पर भी अगर महिला उत्पीड़न का मामला आता है तो उसमें आरोपी हमेशा भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति क्यों निकलता है। और जब आरोपी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति निकलता है तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को, जो कि उत्पीड़ित हैं, जो कि शिकायत करता है, उनके साथ खड़े होने की बजाय अपने आरोपी नेताओं के साथ ही क्यों खड़ी होती है हर बार भारतीय जनता पार्टी। यहां पर भी वही उदाहरण देखने को मिल रहा है कि जो पीड़ित है उसको सस्पेंड कर दिया गया, जिसने शिकायत की कि मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ उसको सस्पेंड कर दिया गया, और जो आरोपी है उसको मंत्री बना करके पूरे हरियाणा के सिर पर बिठाया हुआ है। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, इस सस्पेंशन का, और आने वाले दिनों में इस लड़ाई को सड़क पर भी लेकर के जाएगी। हरियाणा में अगर आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनते तो हरियाणा की जनता को किस तरह की सुविधा देंगे आप? एक बार रिपीट कर दीजिए अपना सवाल। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसकी उम्मीद भी है, जैसा लोगों सुनने में आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी हरियाणा की जनता को किस तरह की सुविधाएं देने जा रही है? देखिए, हमारा तो बहुत मूलभूत और स्पष्ट एजेंडा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही एजेंडा है। कल अरविंद केजरीवाल जी ने जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी
ये बता रहे थे कि 2047 में बन जाएंगे हम विकसित देश, एक दूर का स्वप्न दिखा रहे थे, और ग्राउंड पर पिछले 9 साल में उन्होंने क्या काम किया उसके बारे में कुछ बता नहीं पाए स्पष्ट तौर पर। उसके कुछ ही समय बाद अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत स्पष्ट रोड मैप पूरे देश के लिए बताया कि कैसे हम विकसित देश बन सकते हैं। कोई भी एक ऐसा विकसित देश नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जहां 24 घंटे बिजली उपलब्ध ना होती हो। तो मूलभूत सुविधाएं सबसे जरूरी हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी बिजली की आपूर्ति, 24 घंटे बिजली और गरीबों के लिए फ्री बिजली। ये जब तक मूलभूत सुविधाएं हर आदमी को नहीं मिलेंगी तब तक विकसित देश बनने का सपना हमारा सपना ही रहेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी की इकलौती विचारधारा है जो भारत को विकसित देश बनने के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे ले जा सकती है। उस काम में हम लगे हुए हैं। अनुराग जी, दिल्ली में आपकी सरकार है और आप हरियाणा की सरकार के खिलाफ बोलते रहते हो। बॉर्डर का मैं करीब 9 साल से देख रहा हूँ, 9 साल में गड्ढे नहीं भरे गए हैं बॉर्डर पे। इस बारे में क्या कहेंगे आप? जो आप बहादुरगढ़ से जो दिल्ली की तरफ बॉर्डर जाता है, आप उसका जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उस पे PWD ने उसको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे रोड को डेवलप किया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा ये रोड भी शामिल है। और ये रिक्वेस्ट मैं 6 महीने पहले, साल पहले हम दिल्ली में सरकार से कर चुके हैं, जिसके बाद इसको PWD के इस रोड को जो पूरे दिल्ली में टॉप के रोड्स डेवलप किए जा रहे हैं उसमें इसको शामिल किया गया है। आप अगर देखेंगे तो बॉर्डर से 2-3 किलोमीटर आगे तक पूरा जो सौंदर्यीकरण का काम है और जो रोड को अच्छे स्टैंडर्ड्स पे ले जाने का काम है वो पूरा हो चुका है। बहुत जल्द आपके यहाँ बिल्कुल बॉर्डर तक भी आपको बिल्कुल अंतर पता चलेगा कि जब आप हरियाणा से दिल्ली में दाखिल होंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छी सरकार और बुरी सरकार में अंतर क्या होगा। क्या भविष्य में आम आदमी पार्टी भी किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? आम आदमी पार्टी हरियाणा में 90 विधानसभा और 10 लोकसभा सीटों के लिए पूरी ताकत से तैयारी में जुटी है। पूरे प्रदेश के अंदर मजबूत संगठन का निर्माण हमने किया है और आने वाले दिनों में महीने भर के अंदर हम गांव के लेवल तक ग्राम समितियों का अनाउंसमेंट सभी 7000 गांव के अंदर कर देंगे। हम अपने दम पर हरियाणा में हर चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। सीएम कैंडिडेट कौन होगा आपका? जब सरकार बनेगी तो इसके बारे में भी निर्णय जरूर होगा। हम हर प्रदेश में चुनाव से पहले ही लोगों से चर्चा करके लोगों के पसंदीदा चेहरे को, किसी एक आम व्यक्ति को सीएम कैंडिडेट घोषित करते हैं। हरियाणा में भी ऐसा ही होगा। लोगों की इच्छा जानेंगे, जब चुनाव नजदीक आएगा तो इसके बारे में भी स्पष्ट करें। प्रधानमंत्री चेहरा आप किसे मानते हैं 2024 इसकी मदद करने में? देखिए, स्पष्ट तौर पे हम जब लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो हम सांसद चुनते हैं, और जो भी संसद में चुन के जा रहा है मुझे लगता है कि वो सभी सक्षम है उस पद को संभालने के लिए। अगर बाकी सांसद उनके साथ जुड़ जाएं, उनको समर्थन दें और उनकी हिम्मत बढ़ाएं तो कोई भी सांसद प्रधानमंत्री के पद पर स्थापित हो सकते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसलिए ये मूल प्रश्न नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, मूल प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री कौन नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री वो नहीं होना चाहिए जो पिछले 9 साल से लगातार झूठ बोलते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री वो नहीं होना चाहिए जो विदेशों की धरती पर जाकर के भारत का अपमान करें, ये कहें कि 2014 से पहले भारत में कुछ नहीं होता था और सारा विकास उसके बाद ही हुआ है। प्रधानमंत्री वो नहीं होने चाहिए जो अपने बिजनेसमैन दोस्तों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर दें और उतना ही पैसा इस्तेमाल करके अगर वो चाहें तो पूरे देश के स्कूल अच्छे कर सकते थे, बिजली माफ कर सकते थे, वो ना करें। प्रधानमंत्री वो नहीं होने चाहिए जो जात पात धर्म के नाम पर लोगों को लड़ते हुए देखते रहें, आंख मूंद लें। इस तरीके के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। ये देश के सामने स्पष्ट हो चुका है और देश इस बार प्रधानमंत्री बदलने जा रहा है। देश इस बार 2024 में केंद्र में सरकार बदलने जा रहा है। थैंक यू। ये थे मैं बोलूँगा आवाज़ तुम्हारी के ऊपर अनुराग ढांडा जी। फोटो